हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमें डिस्कस करना है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका लेक्चर नंबर 15। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि प्रोसेस क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का, मीन्स डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको समझेंगे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो उनके ट्रांसक्रिप्शन में भी कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं जैसे कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उनको देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस के लिए हमें पहले क्या क्या चाहिए, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या हमें चाहिए। तो उससे पहले आपको समझना क्या होगा कि जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है। तो ये जैसे हमारा डीएनए है, इससे क्या बनता है, आरएनए बनता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि डीएनए जो होगा उसके एक ही स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, मतलब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा वो होगा आरएनए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, तो मैं इसको थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ। इससे ये बना हमारा एमआरएनए मान लीजिए, ओके। ये क्या है, डीएनए है। तो क्या होता है कि एक स्ट्रैंड से, एक बार मैं इसको खोल के लिखती हूँ, जैसे ये है हमारा डीएनए 5' to 3' एंड 3' to 5', ओके। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, आपको पता है, एंटी पैरेलल होते हैं ये। तो इनमें क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रैंड होगा जिससे कि डीएनए बनेगा, जिसकी कॉपी हम बोल सकते हैं होगी, लेकिन एक स्ट्रैंड की नहीं होगी। एक की होने का क्या मतलब है कि जैसे इसके ऊपर सीक्वेंस है ए टी जी सी, इस तरीके से ये मान लीजिए सीक्वेंस है, एंड इसके ऊपर क्या होगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा दूसरा, तो टी ए सी जी ए टी टी एंड ए, ओके। इस तरीके से ये एक डीएनए है जिसको मैंने खोल के लिख दिया है। ये इसके दो स्ट्रैंड हैं। अब जो आरएनए बनेगा, आरएनए कैसे बनेगा कि एक स्ट्रैंड की कॉपी होगी, एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। जैसे कि और किस डायरेक्शन में होगी, तो वो डायरेक्शन होगी 5' to 3' डायरेक्शन। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था किस तरीके से हो रही थी, 5' to 3' डायरेक्शन में, तो इसी तरीके से होगी। तो इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो होगा क्या, एक स्ट्रैंड तो होगा कोडिंग एंड दूसरा स्ट्रैंड होगा टेम्पलेट। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे आगे, कि जब आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है उसमें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इनमें एक स्ट्रैंड जो होगा उसको बोलेंगे हम टेम्पलेट, एंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसी से क्या बनता है, उसी के पास इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये कोड होते हैं जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं आरएनए, ओके। आपको पता है आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं यहीं पे बनाऊं तो क्या होगा, यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा इस तरीके से, ओके। इसे किस इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, 3' to 5' है, तो ये कहां से शुरुआत होगी, 5' to 3', ओके। मतलब 3' पे अपनी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, थायमीन है, डीएनए में थायमीन है, बट आरएनए में जब आरएनए बनेगा तो उसमें क्या होगा, इसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, ओके। बस इतना सा डिफरेंस है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो क्या होगा, ए किससे पेयर करता है, यू से, क्योंकि आरएनए बना रहे हैं हम, टी ए से, जी सी जी
A, U, U एंड A। ओके, इस तरीके से हो जाएगी पेयरिंग। ये एक क्या बन गया, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या बन गया, RNA बन गया। ये क्या है, RNA, ये क्या है, DNA, आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये बन जाता है। आपको पता चल गया कि इसमें RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, किसकी जगह, थायमिन की जगह, और DNA में क्या प्रेजेंट होगा, थायमिन प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूं कि जिस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये दो स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। आपको पता चल रहा है इसमें इससे ऑपोजिट पेयरिंग हो रही है, समझ पा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, बेस पेयरिंग हो रही है। अब ये जो होगा, ये RNA, इसका सीक्वेंस कैसा होगा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होगा, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कि कोड नहीं कर रहा, बट हम उसको क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो उसके जैसा ही इसका सीक्वेंस होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस है, T, क्योंकि ये तो DNA है, DNA का स्ट्रैंड है, ये RNA है, तो इसकी जगह यूरेसिल है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं, बस ये डिफरेंस है, बाकी A, C, G बिल्कुल सेम होता है। इसकी जो कोड्स होते हैं, जो यहाँ पे पेयरिंग होती है, बेसिस होते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसके बिल्कुल सिमिलर है, कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर है। समझ में आया इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि दोनों स्ट्रैंड से हम बोल सकते हैं कि RNA क्यों नहीं बनता। क्वेश्चन है कि दोनों ही स्ट्रैंड RNA क्यों नहीं बना देते, ये भी तो बना सकता है, ये क्यों नहीं बनाता। अब अगर देखो, इसमें भी दो बातें हैं, अगर ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ बन जाएं तो क्या होगा, और अगर बार बार अलग अलग टाइम पे दोनों स्ट्रैंड क्या बना रहे हैं, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा। तो हम देखते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए। तो चलिए पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Why both the strands are not copied during transcription, कि ट्रांसक्रिप्शन में दोनों ही स्ट्रैंड अपनी अपनी कॉपी क्यों नहीं बना लेते। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ये स्ट्रैंड बनाती हूँ एंड ये एक स्ट्रैंड, मतलब देखो ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ पे है, ट्रांसक्रिप्शन उस जगह पे होता है, जैसे ये कोई DNA है तो उसमें कोई स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, जैसे इतना सेगमेंट है, तो सिर्फ यही क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। हमने बोला था कि DNA जो होता है रेप्लिकेशन, वो पूरा DNA ही रेप्लिकेट होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन में कुछ स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, तो सिंपल सी बात पहले हम कर लेते हैं, यही इसी के ऊपर चलते हैं। Why both the strand are not copied during transcription, दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि दोनों स्ट्रैंड्स, जैसे ये क्या था 3' to 5' एंड 5' to 3', ओके, दोनों स्ट्रैंड हैं, इनके ऊपर ये है जैसे कि पेयरिंग, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा, ए का T A एंड T C G एंड इसी तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है, रैंडमली मैंने इनको लिखा है। तो इनके भी जिस तरीके से पेयरिंग होती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के। अब जब क्या होगा कि इनकी कॉपी बनेगी तो क्या होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। तो हमने इसको टेम्पलेट बोला था, इसको कोडिंग बोला था, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब दोनों ही स्ट्रैंड अपनी अपनी कॉपी बनाए तो क्या करें। जैसे कि इसने अपनी कॉपी बना ली, ये जो स्ट्रैंड है इसने 5' to 3' अपनी एक कॉपी बना ली, मतलब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना लिया। तो RNA में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो T होता है DNA में वो नहीं होता है, उसकी जगह हम U यूज करेंगे RNA जब बनाएंगे। तो जैसे इसने 5' to 3' ये बना लिया, क्या है ये, mRNA। इसका मैं लिख देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। U इसका कॉम्प्लीमेंट्री C, इसका कॉम्प्लीमेंट्री G एंड इसका A। ओके, इस तरीके से इसने क्या बना लिया, mRNA बना लिया। ये मान लीजिए है फर्स्ट mRNA। इसी तरीके से अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है इसने भी अपना mRNA बना लिया, इसने भी क्या किया, अपना mRNA
बना लिया, जैसे कि इसका A एंड U A G C और ये हो जाएगा Q। ठीक है, ये है इस तरीके से बनेगा ये 5' to 3' डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने RNA बना लिए। ये बना जैसे सेकंड है mRNA, ये दूसरा mRNA बन गया। अब मैंने बताया था कि दो कंडीशन है, एक तो क्या है अगर ये क्या बन जाए साइमल्टेनियसली, कंडीशन 1, अगर ये दोनों साथ साथ ही कॉपी बन जाएं, इसने भी अपनी कॉपी बना दी और उसने भी अपनी कॉपी बना दी, दोनों साथ साथ हो गई। ठीक है, तो क्या होगा अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इसका सीक्वेंस है ये वाला, ये किसके जैसा है, हमने बोला इसके जैसा है। मतलब जो mRNA बना इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसके जैसा इसका सीक्वेंस है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ओनली, इसमें तो T प्रेजेंट होगा क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एंड इसमें क्या प्रेजेंट होगा, U प्रेजेंट होगा क्योंकि ये आरएनए है। क्लियर है, इसके जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ये दूसरा आरएनए बना है, अगर साथ साथ बन रहे हैं तो जो दूसरा आरएनए है इसका ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ऐसा है ये दोनों साथ साथ बन गए तो ये क्या करेंगे, बेस पेयरिंग करेंगे। आपको पता है अगर साथ साथ बने तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एंड क्या करेंगे, बेस पेयरिंग करेंगे। बेस पेयरिंग हो जाएगी। अगर बेस पेयरिंग हो गई तो क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। समझ पा रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए बन गया तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नॉट अकर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ट्रांसलेशन होगा ही नहीं तो किसी भी चीज का पर्पस क्या है कि ये अपने ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बना तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, जो कैरेक्टर शो करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही क्या हुआ फिर, ओके ये आरएनए बनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर ये इस तरीके से दोनों ही अपना स्ट्रैंड बना लेंगे तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कर लेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। अब कंडीशन नंबर 2 हम देखते हैं। कंडीशन 2 देखिए, छोटी छोटी बातें लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। कंडीशन 2 क्या है कि अगर ये क्या है, डिफरेंट टाइम पे बनते हैं, डिफरेंट टाइम पे कॉपी होती है तो क्या होगा, मतलब एक बार ये बन गया पहला, फिर उसके बाद ये बन गया, तो मतलब सेम टाइम पे नहीं बन रहे, इसका मतलब इनमें कॉपी तो नहीं होगी, मतलब आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो ये नहीं बनेंगे, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा, तो एक सीधी सी बात है कि एक जीन है, इसके दो mRNA बने, 2 mRNA बन गए। ठीक है, एंड दो ही प्रोटीन बनेंगी, 2 ही प्रोटीन बनी, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसके लिए अच्छी बात नहीं है कि एक जीन और दो प्रोटीन्स को बनाए, मतलब एक ही जीन डिफरेंट अगर प्रोटीन्स को बनाएगी तो कभी कोई जीन मतलब कभी तो कोई प्रोटीन बन रही है, कभी कोई प्रोटीन बन रही है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेट ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ठीक है,
ये कॉम्प्लिकेट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को, मतलब जो एक सेंट्रल डोगमा चला रहा है कि प्रोटीन डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, इस तरीके से बनती है। एक ही अगर जीन 2-3 प्रोटीन बना देगी तो क्या होगा, वो ठीक नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो मैंने आपको इतना सब समझाया है, इसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसका सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, कि कोई डीएनए है जिसमें इसका एक स्ट्रैंड तो ये है एंड इसका आरएनए का जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बना उसका सीक्वेंस, इसके कोड ये दिए हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कौन से कोड होंगे? तो आप बता सकते हैं आराम से। डीएनए का एक का दिया हुआ है, उसके साथ बना हुआ आरएनए का भी दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आरएनए का जो सीक्वेंस होगा, जिस तरीके से ये कोड होंगे उस तरीके से डीएनए में होंगे, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, लेकिन इसका सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर होगा इससे, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए में हम टी लगाएंगे यू की जगह, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो अगर पूछा जाए कि इसका आप सीक्वेंस लिखिए, इनके कोड लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आई हो। ओके, तो बहुत डीप चले गए हैं हम। अब हमें देखना है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हम बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या है। तो प्रोसेस में हमें रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होती है, पहले वो हम देख लेते हैं कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए। अगर आप इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। रिक्वायरमेंट क्या है प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला बात करें तो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स चाहिए। ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए और एंजाइम्स चाहिए। फिर क्या होगा, जो प्रोसेस है उसके भी मैं 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती हूं। पहला तो होता है इनिशिएशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन पहले तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट। ओके, उसके बाद क्या है इलोंगेशन, मतलब जो आरएनए बन रहा है तो वो क्या करता है 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। तो 5' से बना शुरू होता है, खुद का 5' बनाता है जो आरएनए बनता है उसका। ओके, तो उसके बाद वो क्या करेगा 3' जो एंड होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ, पहले उसको क्या चाहिए, इनिशिएट करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए कुछ चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वो खुद अपने आप को इलोंगेट करता चला जाएगा, अपनी चेन को बढ़ाता चला जाएगा। फिर क्या होगा, टर्मिनेशन। थर्ड क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। ओके, ये स्टॉप हो जाएगा। इसमें क्या होगा, चेन हम बोल सकते हैं या फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इलोंगेशन। तो ये प्रोसेस है फर्स्ट, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फिर उसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ चाहिए। ओके, तो एक तरीके से हम समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें किस किस की है। पहले तो है हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझना होगा, दूसरा हमें एंजाइम्स को जानना होगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ओके, फिर हमें क्या देखना है कि प्रोसेस मेनली क्या होता है। तो प्रोसेस दोनों में सिमिलर होगा, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में यही स्टेप मिलेंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को थोड़ा अच्छे से समझना है एंड एंजाइम्स भी थोड़े डिफर करते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है? तो ये एक प्रोसेस हमें देखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो हमें और भी कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट में हम थर्ड लिख लेते हैं क्या, इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर,
मतलब क्या हुआ कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, जो कि क्या है, इसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ओके, तो सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ क्या होगा, टर्मिनेशन। तो इसके लिए टर्मिनेटर फैक्टर, जो कि होता है RHO, रो फैक्टर। ये है रो फैक्टर, ठीक है। रो फैक्टर चाहिए किसके लिए, स्टॉप करने के लिए, कि ट्रांसक्रिप्शन अब नहीं करना है, स्टॉप कर दीजिए। तो इनिशिएशन के लिए चाहिए कि छोटा सा एक टुकड़ा बन जाए ताकि स्टार्ट हो जाए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद इलोंगेशन खुद हो जाएगा एंजाइम की हेल्प से। तो एंजाइम कौन से यूज में लिए जाएंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि एंजाइम कौन से यूज में लिए जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, तो यहाँ पे पहला जो एंजाइम होगा, एंजाइम में अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिर्फ एक एंजाइम होता है जो कि क्या है, RNA। चलिए नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं हम। अब हमें समझना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड एंजाइम को। तो एंजाइम की बात कर लें। एंजाइम, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, अगर उसकी बात करते हैं तो ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, तो यहीं पे DNA होता है। DNA से ही क्या बनता है, mRNA बनता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो यहीं पे क्या बनेगा, जो एंजाइम होगा वो यूज किया जाएगा, मतलब DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए प्रोकैरियोट्स में। एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इतने बड़े नाम को देख के घबराना नहीं है, समझ जाएंगे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, DNA के ऊपर। क्या बना रहा है, RNA बना रहा है। सिंपल सी बात है, इस DNA से हमें RNA बनाना है, तो इसका नाम तो ये हम समझ ही सकते हैं, हो सकता है DNA पे डिपेंड कर रहा है एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, RNA का। ओके, तो ये इसका नाम होता है। इसका दूसरा भी नाम होता है क्या, इसका दूसरा भी नाम होता है RNA पॉलीमरेज। ओके, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंड दूसरा नाम होता है RNA पॉलीमरेज। तो इसमें प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, 5 days to 3 days डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब पॉलीमराइजेशन करता हुआ चलता है, जिसके लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, वो इसके ऊपर ऐड होगा। इसका प्रोसेस में हम जान लेंगे एंड देन ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर है इतना? इसमें सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, ये याद रहेगा आपको। अब बात करें यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, तो उसमें देखिए 3 एंजाइम्स हम याद रखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम है। पहला एंजाइम है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे, RNA पोल फर्स्ट। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनाता है, RNA पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो आप याद रखिए rRNA को बनाता है, राइबोसोमल RNA को बनाता है। ओके, तो इसमें होते हैं 18S, S इसकी यूनिट होती है स्वेडबर्ग यूनिट, 18S rRNA, 5.8S ऐसे याद कर लीजिए, 1828S
RNA rRNA, ओके, एंड 58 करके याद रखिए, लेकिन ये है 5.8 srRNA। मतलब क्या है, 1828 5.8 rRNA को ये बनाता है। कौन सा एंजाइम? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ओके। सेकंड, हमें ट्रांसक्रिप्शन में मेनली चाहिए कौन सा? तीनों ही चाहिए। RNA कितने टाइप के होते हैं? rRNA, tRNA एंड mRNA, ओके। तो दूसरा है RNA पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं ऐसे लिख रही हूं। तो ये क्या करता है? ये बनाता है यूकैरियोट्स में। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो इसने डायरेक्टली क्या कर दिया था? RNA पॉलीमरेज ने mRNA को बना दिया था। लेकिन यहाँ पे पहले बनेगा hnRNA, उसके बाद बनेगा, मतलब यही बनाएगा, ओके, यही बनाएगा क्या? दूसरा mRNA, ठीक है। hnRNA इसका प्रोसेस होंगे, बाद में क्या बनेगा? mRNA बनेगा, ठीक है। राइबोसोमल RNA बना दिए, मैसेंजर RNA बना दिए। ये क्या है? हेटेरोन्यूक्लियस RNA, ओके, हेटेरोन्यूक्लियर RNA, ये हो गया। थर्ड क्या बनेगा? तीसरा RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो RNA पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो क्या करता है? उसका काम होता है कि वो बनाता है tRNA, ओके, साथ में बनाएगा 5srRNA एंड snRNA, SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ओके, ये बनाता है। तो ये तीन आपको RNA याद रखने हैं। tRNA ट्रांसफर RNA मेनली ये तो याद रखना ही है, जो कि कौन बनाता है? थर्ड, जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है। सेकंड कौन सा बनाता है? mRNA, जो कि हमें चाहिए क्योंकि इसी से हमें प्रोटीन बनानी है, इसी के ऊपर तो इन्फॉर्मेशन होती है। मैसेंजर RNA मतलब वही मैसेज लेके आता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके की प्रोटीन बननी चाहिए, समझ रहे हो? तो सेकंड जो है वो ये वाला बनाता है। एंड पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? rRNA, राइबोसोमल RNA, जो कि कैटलिस्ट के तरीके से भी काम करता है, ओके। तो ये सारे बनाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आया? ये भी किस डायरेक्शन में काम करेंगे? 5 days to 3 days डायरेक्शन में, ये वाला, क्योंकि ये mRNA बना रहा है, ओके। अब मैं अगर सेल बनाऊं तो कैसे होगी? यूकैरियोटिक सेल यहां पे बना लेती हूं। यूकैरियोटिक सेल कैसी होगी? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस तरीके से न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, आपको पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? DNA, ये है DNA ने बनाया hnRNA, यहीं पे बनेगा mRNA, कुछ उसमें सुधार होगा hnRNA में, फिर क्या बनेगा? mRNA, और उसके बाद ये mRNA बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो इसमें लोकेशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की है लोकेशन न्यूक्लियस, ओके। ये जो mRNA है, सॉरी, जो ट्रांसक्रिप्शन है इन प्रोकैरियोट्स, वो कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। इसमें ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं? ट्रांसलेशन भी इसी में होगी साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन भी एंड रेप्लिकेशन भी यहीं पे होगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हम एंजाइम समझ में आ गए। अब हमें देखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो पहला ही हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसी को अब हम समझेंगे। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। तो देखिए, पहले जैसे हमारे पास क्या है? DNA, ओके, डबल स्टैंडर्ड DNA है। अब हमें समझना ये है कि हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल किसके रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शन करे। यूनिट मतलब एक स्पेसिफिक जगह, एक जो कंप्लीट RNA को बना दे, उसको जन्म दे दे, वो होती है। तो जैसे ये DNA है, DNA का कुछ सेगमेंट ऑफ DNA होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक जगह होती है
जो कि क्या करती है, ट्रांसक्राइब करती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें, एंड वो आरएनए को बनाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमआरएनए को ही बनाएं, डिफरेंट तरीके के आरएनए को भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा डीएनए है कंप्लीट, इसके ऊपर मान लीजिए ये सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट, जिसने क्या बना दिया, इस सेगमेंट ने मान लीजिए बना दिया टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और टीआरएनए बन गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये यहाँ पे जगह है, इसने बनाया आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मान लीजिए ये यहाँ पे जगह है, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसने बना दिया एमआरएनए। तो जीन क्या हो जाएगी, आप समझिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ऐसा लिख लेती हूं मैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन को समझ लिए, आपकी इसमें बुक में भी दिया हुआ है कि जो जीन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो, जीन की अगर हम एक डेफिनेशन लिखें तो क्या है, जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, इनहेरिटेंस की एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल मतलब जो जिससे कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रही है, वो होती है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए which can form any type of RNA। देखिए डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि किसको बना रहा है, टीआरएनए को बना रहा है, ये आरआरएनए को बना रहा है, और ये एमआरएनए को बना रहा है। तो ये क्या है, ये भी तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, जीन है। ओके, ये जीन हो गई। अब हम समझ सकते हैं ये क्या है, जीन है, ये भी जीन और ये भी जीन। अब एक स्पेशली हमें बात जाननी है कि जो जीन, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए किसको बनाए, एमआरएनए को बनाए, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, उस जीन को, ये क्या है, जीन है, बट उस जीन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, सिस्ट्रोन। क्या नाम देंगे, सिस्ट्रोन। ओके, क्या नाम देंगे इसको, सिस्ट्रोन। ठीक है, तो वो जीन, या फिर हम बोल सकते हैं वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि क्या करे, एक कंप्लीट एमआरएनए को मतलब कॉपी कर दे या फिर जन्म दे दे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्ट्रोन। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको और क्लियर करते हैं, किसको, कि सिस्ट्रोन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसे डीएनए को बनाती हूं, एंड मैंने क्या बोला, जो कि सिर्फ एमआरएनए को बनाता है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए सिर्फ एमआरएनए को ही बना रहा है और किसी डीएनए की आरएनए की बात नहीं है, उसी को हम सिस्ट्रोन बोलेंगे। अब जीन तो सारे ही हैं, ठीक है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए सिर्फ आरएनए को बना रहा है, मतलब जितने भी आरएनए उन सबको बना रहा है, तो उनको हमने जीन बोला। लेकिन जो स्पेशली एमआरएनए को बना रहा है, उसको जीन तो कहेंगे, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दिया, सिस्ट्रोन। ओके, तो सिस्ट्रोन क्या है उसको जान लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इतना ले लेते हैं, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये वाला, इसने क्या बनाया, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रोन। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट सेगमेंट है, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो होगा वो सिस्ट्रोन नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक बार के लिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, इसको छोड़िए फिलहाल। ये जो पूरा सेगमेंट है, ये क्या बोल रहे हैं हम इसको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंपली जो एमआरएनए को बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं सिस्ट्रोन।
अभी क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कंप्लीट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अभी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो इसमें ये इतना जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये अलग है, अलग काम करेगा, एंड ये वाला पार्ट अलग काम करेगा, और ये जो बीच में बच गया ये इसको हम अलग से नाम देंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स में हम इनको मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रोमोटर, दूसरा क्या है, ये जो बीच में बच गया इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, एंड ये जो एंड में बचा है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ओके, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर से मिलके बनती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो क्या है, इन तीनों से मिलके बनी है। अब प्रोमोटर सिर्फ क्या काम करता है, इनिशिएशन में हेल्प करता है। इनिशिएशन होता है यहीं से, मतलब स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन कहां पे, इस रीजन में। ठीक है, ये जो रीजन है यहीं से स्टार्ट होता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, सिर्फ ये जीन स्ट्रक्चरल जीन ऐसे लिख देती हूं, तो ये जो जीन है सिर्फ इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहां से सिर्फ स्टार्ट होता है बनना, मतलब छोटा सा टुकड़ा बनेगा किसका, आरएनए का, और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, इस जीन का। ठीक है, उसके बाद इस एरिया में आते ही वो स्टॉप हो जाएगा। तो मेनली हम मान सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसका होता है, स्ट्रक्चरल जीन का होता है। ओके, अब आपको समझ में आएगा कि सिस्टोन क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टोन क्या होगा, कि जिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन हो, उसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक जीन या फिर मोनोसिस्टोनिक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट की, वो किस में होती है, यूकैरियोट्स में होती है, जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन होता है, मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कंप्लीट सिर्फ एक ही सिस्टोन को बना रही है। ओके, जो सिस्टोन होता है उसको हम क्या बोल देंगे, वही क्या करिए, सिस्टोन की वजह से ही क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। तो ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और ये जो बीच में बचा ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर ये स्ट्रक्चरल जीन एक के इक्वल है, मतलब इसमें और कोई सेगमेंटेशन है ही नहीं, सिर्फ एक जीन है, वो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन उसमें हो रहा है। अगर ये एक है तो इसको हम बोलेंगे क्या, मोनोसिस्टोनिक। तो पहले हम चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, मोनोसिस्टोनिक क्या होती है, मोनोसिस्टोनिक। तो एक सिस्टोन हो गया, आप सिस्टोन बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 सिस्टोन, 1 सिस्टोन। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक क्या होगी, चलिए देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल gene in a transcriptional unit, which has only one cistone is known as मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच हैज ओनली वन सिस्टोन, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक। ये क्या है, एक सिस्टोन है,
जिसने क्या बनाया, mRNA, मतलब जो mRNA को बना रही है उसको हम सिस्टोन बोल रहे हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चरल जीन, तो इसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन है, मतलब इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, सिर्फ एक सिस्टोन है, मतलब एक आरएनए को ये बना रही है, mRNA को बना रही है स्पेशली, उसको हम बोलेंगे सिस्टोन। एंड मोनोसिस्टोनिक का मतलब समझ गए, इसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं ये क्या किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। अब प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में भी समझते हैं। प्रोकैरियोट्स में देखिए, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, जैसे ये हमारा डीएनए था, डीएनए के ऊपर, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ, इस तरीके से लिख लेती हूँ। ओके, ये डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर जैसे कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये मैंने यहां से इसको कट किया, इसको खोल के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये कोई सेगमेंट है, उसमें ये क्या है, जैसे ये कोई सेगमेंट है, ये किसको बना रहा है, mRNA को बना रहा है। ठीक है, ये सेगमेंट जो है इसमें क्या, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, mRNA। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक कंप्लीट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो इसमें इसको हम खोल के यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है, इसमें प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, PNT से मैं लिख रही हूँ। अब ये जो प्रोमोटर है और टर्मिनेटर, इन दोनों के बीच में जो जगह बची उसको हमने क्या बोला, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये कंप्लीट क्या हो गई, स्ट्रक्चरल जीन हो गई। समझ में आया, इतना तो समझ में आगे होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर जीन है मैं दोबारा से बनाती हूं, देखिए ये प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चर जीन। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसको, इसके अंदर अगर क्या प्रेजेंट हो, डिवाइडेशन हो, कि इसका ये इतना पार्ट क्या करे, इतना पार्ट एक अलग mRNA बना रहा है, ये दूसरा mRNA बना रहा है, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली mRNA बना रहे हैं। ये एक और mRNA बना रहा है एंड ये भी mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या है, प्रोमोटर है एंड दिस इज टर्मिनेटर। तो ये mRNA बना रहा है तो ये प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा और ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन यहां से यहां तक है स्ट्रक्चरल जीन, उसमें कुछ डिवाइडेशन है, अंदर ही कुछ पार्ट्स बने हुए हैं जो अपने अपने आरएनए को बना रहे हैं, mRNA को बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो जीन क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है उसमें क्या हो जाए कि एक से ज्यादा सिस्टोन प्रेजेंट हो, मोर देन वन सिस्टोन प्रेजेंट हो। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये सिस्टोन ही तो है। हमने इस सिस्टोन किसको बोला, जो कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि mRNA को बना रहा है। तो इसने भी mRNA को बना दिया, इसने भी mRNA को बना दिया, क्या है, सिस्टोन। ये भी सिस्टोन, ये भी सिस्टोन, ये भी सिस्टोन। ठीक है, सारे सिस्टोन हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को सिर्फ एक प्रोमोटर एंड एक टर्मिनेटर है और क्या है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, सिस्टोन्स प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। लिख लीजिए, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, हमने यूकैरियोट्स में हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोट्स में स्पेशली हम किन में बात करते हैं, बैक्टीरियाज में इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये एक क्या है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें प्रोमोटर एंड दिस इज द टर्मिनेटर। ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है,
स्ट्रक्चरल जीन है ये। अब इसमें क्या है, ओनली वन सिस्टोन है, ये वन mRNA को बना रहा है, mRNA को बना रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इसमें क्या है, एक ही सिस्टोन है। तो ये क्या है, एक सिस्टोन, वन सिस्टोन है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। समझ में आ रहा है इतना, मोनोसिस्टोनिक। अब यूकैरियोट्स में डायरेक्टली क्या नहीं बनता, mRNA नहीं बनता, mRNA नहीं बनता है। क्या होता है कि उससे पहले यहाँ पे hnRNA बनता है, लेकिन फाइनली बन तो रहा है mRNA। समझिए इस चीज को, hnRNA ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा, उसके बाद इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे hnRNA में, एंड देन क्या बनेगा, mRNA बनता है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होगा वो किस में होता है, वो होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। अब हमें थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानना है, जब हमें ये समझना है कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो प्रोसेस जानेंगे। इनिशिएशन कैसे होता है एंड इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, उसको जानेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें स्ट्रक्चरल जीन को एक बार अच्छे से समझ लेना है कि उसमें कोडिंग स्ट्रैंड क्या है एंड टेम्पलेट कौन सा स्ट्रैंड होता है, और प्रमोटर जो होगा वो प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, डीएनए का सेगमेंट जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बना लिया। ये क्या है, एक टुकड़ा ही तो है। तो यहाँ से 5 days to 3 days एंड 3 days to 5 days। ओके, एंटीपैरेलल पोलैरिटी होती है। तो ये क्या है, मान लीजिए प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है। तो हम प्रोमोटर कहाँ पे लगाएंगे इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, एंड टर्मिनेटर कहाँ पे होता है, तो कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। तो देखो किस तरीके से डिसाइड करते हैं हम। तो जिस स्ट्रैंड की, आपको पता है कि डीएनए में तो दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो अपना रेप्लिका बना लेते हैं, अपनी फोटोकॉपी एक तरीके से बना लेते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एक ही स्ट्रैंड बनाता है, उसका रीजन भी हमने जान लिया है कि क्यों होता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये टेम्पलेट है, हमें पता होना चाहिए कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मतलब कौन करेगा ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में तो पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। यूकैरियोट्स में भी आरएनए पॉलीमरेज करेगा, लेकिन कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में करता है, 5 days to 3 days। मतलब ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में 5 days to 3 days डायरेक्शन में अपनी चेन को बढ़ाता जाएगा। पहले क्या बनाएगा, अपना खुद का 5 days बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करता है, पहले अपना खुद का बनाएगा 5 days, उसके बाद 3 days पे अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रैंड ढूंढे। तो अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे प्रमोटर होगा। प्रमोटर वो रीजन है जहां से स्टार्टिंग होती है, जहां से स्टार्टिंग होती है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रमोटर माने, तो पहले इसी को सिंपल तरीके से समझिए। अगर हम इसको प्रमोटर मान रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि कहां से आप टेम्पलेट, कौन सा स्ट्रैंड आप टेम्पलेट चूज करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, हमें पता है हमें 5 days to 3 days डायरेक्शन में बनाना है आरएनए। तो अगर हम इसको चूज करें तो हम, ये प्रमोटर है, इसको चूज करें, तो अगर इस तरीके से 5 days to 3 days हम बनाएं आरएनए, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, दोनों 5 days नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, हम अगर इसको देखते हैं तो इजीली बन सकता है, क्योंकि ये 3 days है, ये 5 days से शुरुआत हो जाएगी एंड इस तरीके से 3 days पे ये हमारा आरएनए बन जाएगा। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि जिस टेम्पलेट पे, जिस स्ट्रैंड पे क्या होता है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, एक्चुअल में जो स्ट्रैंड क्या करता है, कॉपी बनाता है, ठीक है, किसकी, अपनी कॉपी बनाता है, मतलब आरएनए बना रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जिस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, तो उस स्ट्रैंड को हम बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड,
लेकिन उससे जो ऑपोजिट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर हम क्या नहीं करे, आरएनए नहीं बना रहे, उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, इतना याद रखिए। ये कौन सा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आ गया? अब प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा? प्रोमोटर प्रेजेंट होगा टेम्पलेट रीजन, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 डेज एंड पे क्या प्रेजेंट, सॉरी कि जो प्रोमोटर होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा? वो हम क्या करते हैं, इसको देख के ही हम प्रोमोटर डिसाइड करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको तो देख के हम क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट को देख के तो हम एमआरएनए बना रहे हैं, यस बनाएंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं। क्या करेंगे कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है एक्चुअल में कोड कर नहीं रहा, कोई आरएनए बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए ही समझिए हम क्या करेंगे, जब भी हम बोलेंगे कि किस तरीके से प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट होता है, तो हम क्या बताएंगे कि प्रोमोटर प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड की, हम बोल सकते हैं प्रोमोटर present at the present upstream। इस चीज को आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए, बहुत ज्यादा डाउट आएंगे, बार बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद पीछे आना पड़ेगा अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो। प्रोमोटर प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द कोडिंग स्ट्रैंड। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? 5 डेज एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब क्या हुआ, हमें इसको देखते हुए याद रखना है कि प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जैसे इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये क्या है, अपस्ट्रीम है 5 डेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कोडिंग हमारा स्ट्रैंड है उसके 5 डेज एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा हमेशा क्या, प्रोमोटर। यहां पे प्रेजेंट होगा प्रोमोटर, एंड उसके टर्मिनेटर कहां पे प्रेजेंट होगा, इसी तरीके से टर्मिनेटर प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम means 3 days end of coding strand। आप हमेशा किसको देखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि प्रोमोटर कहां पे लगेगा, तो आप देखेंगे किसको, कोडिंग स्ट्रैंड को, जो कि एक्चुअल में कोडिंग नहीं करता, कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है। मतलब आरएनए कौन बनाता है, टेम्पलेट, बट हम देखेंगे किसको, इसको देखेंगे कि इसके कहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी किसकी, एमआरएनए के फॉर्मेशन की। ओके, तो आपको पता चल गया कि प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट होता है, कोडिंग के अपस्ट्रीम 5 डेज एंड के ऊपर ये प्रेजेंट होगा, और टर्मिनेटर कहां पे प्रेजेंट होगा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3 डेज एंड के ऊपर प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर। ये आपको याद रखना है। एक और बात लिखी हुई है आपकी बुक में, अगर हम क्या कर दें, प्रोमोटर को क्या कर दें, चेंज कर दें, इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दें। मतलब क्या हो कि मैं यहां पे साफ कर देती हूं कि अगर हम क्या करें, इस तरीके से ये है, हम प्रोमोटर की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दें। जैसे ये यहां पे हम प्रोमोटर लगा दें, यहां पे टर्मिनेटर, ठीक है, इनको उलट दें, तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये जो स्ट्रैंड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड हो जाएंगे, 5 डेज टू 3 डेज एंड 3 डेज टू 5 डेज। अब आप बताइए कि हम किसको टेम्पलेट बोलेंगे एंड किसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जहां पे प्रोमोटर प्रेजेंट होगा उसका 5 डेज जहां पे प्रेजेंट होगा, देखिए जहां पे प्रोमोटर प्रेजेंट है उस रीजन में जहां पे 5 डेज प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि ये क्या होगा, हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, एंड उससे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टेम्पलेट।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनकी पोजीशन भी रिवर्स हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मतलब अगर हमने प्रमोटर को क्या कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये जो है कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इनकी भी पोजीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ वी चेंज द प्रमोटर then promoter position, then the coding and template strand position also reversed, उनकी पोजीशन भी तो रिवर्स्ड हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां पे प्रमोटर होगा तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे कि वो कहां पे प्रेजेंट होगा, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डेज एंड पे प्रेजेंट होगा क्या, प्रमोटर। 3 डेज एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, टर्मिनेटर। ओके, इसको हम बोल रहे हैं अपस्ट्रीम टू द कोडिंग स्ट्रैंड। एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल जीन है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। किसको, कोडिंग को अगर आप लेके चलते हैं, आपकी बुक में स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे भी बताया गया है कि प्रोमोटर कहां पे प्रेजेंट होगा एंड टर्मिनेटर कहां पे प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि, मैं यहीं पे लिख देती हूं, अगर हम स्ट्रक्चरल जीन को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं, देखिए सिंपली और करके लिख लीजिए, और हम क्या बोल सकते हैं, प्रमोटर प्लेस्ड एट 5 डेज एंड, या फिर हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर जीन की बात करें तो उसके भी हम बोलेंगे 5 डेज एंड पे प्रेजेंट होगा। अब 5 डेज एंड कौन सा 5 डेज एंड, कोडिंग स्ट्रैंड का याद रखना है, कंफ्यूजन यहीं पे होता है, क्योंकि 5 डेज एंड तो इसका भी तो है। ठीक है, 5 डेज एंड इसका भी तो है, समझ में आ रहा है, कोडिंग का लेना है। और हम क्या बात करेंगे, टर्मिनेटर प्रेजेंट या फिर प्लेस्ड एट 3 days end or downstream to structural या फिर structural जीन। स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर। तो किसको देख रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को देख रहे हैं, बस इतना याद रखना है आपको। समझ में आ गया, कहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा, कहां पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें किस तरीके से प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। आपके पास बहुत सारी जानकारी आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत आसानी से अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए आप लिख लीजिए, फाइनली प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स में देखेंगे पहले, प्रोकैरियोट्स स्पेशली किन में देखेंगे, बैक्टीरिया, या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला स्टेप क्या होता है, इसमें इनिशिएशन का होता है। इनिशिएशन होगा पहले, तो मैं यहां पे बना लेती हूं, कैसे करते हैं, ये डीएनए में कोई एक जगह जिसको हमने बोल दिया क्या, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इसको लिया, इस तरीके से हमने खोल दिया।
अब क्या होगा, इसके इस एंड पे हमने लगाया प्रोमोटर, ये है टर्मिनेटर। अब आप खुद से बताएंगे कि ये जो प्रोमोटर है, थोड़ा सीधा नहीं बन रहा, देखिए इस तरीके से ये हमने क्या बना दी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें ये प्रोमोटर, ये टर्मिनेटर, ये क्या है, जैसे ये प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर, इसके कोडिंग स्ट्रैंड एंड ये टेम्पलेट। ओके, तो इसमें ये कौन सा होगा, 5 days एंड, ये 3 days एंड, ये 3 days एंड, ये 5 days एंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इनिशिएशन पहला इसका स्टेप होता है। इनिशिएशन में क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि इनिशिएटिंग जो फैक्टर है, एक तो एंजाइम में यूज में लिया जाएगा, एंजाइम जो कि कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इनिशिएशन के लिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये अकेला ट्रांसक्रिप्शन या फिर हम बोल सकते हैं इनिशिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, अकेला इनिशिएशन नहीं कर सकता, मतलब स्टार्टिंग नहीं कर सकता। तो इसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए इसको, इनिशिएटिंग फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर एक तो हो गया एंजाइम जो कि ये है, दूसरा चाहिए इनिशिएशन फैक्टर जो कि क्या है, सिग्मा। ठीक है, फैक्टर। और हमें चाहिए डीएनए का स्ट्रैंड जो कि होगा टेम्पलेट। थर्ड क्या चाहिए हमें, डीएनए स्ट्रैंड, तभी तो हो पाएगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हमें क्या क्या चाहिए, एक एंजाइम होगा जो कि किसके साथ बाइंड करेगा। जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर बना लेती हूं, ये वाली स्ट्रक्चर ये है हमारा एंजाइम, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये इस तरीके से हमारा एंजाइम है। क्या है ये, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये क्या करेगा, इनिशिएटिंग फैक्टर से बाइंड करेगा, पहले अपने आप को जोड़ेगा किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ। तो मान लीजिए ये इसका एक, ये है सिग्मा फैक्टर, तो इस तरीके से मैं यहां पे जोड़ देती हूं सिग्मा। ओके, तो ये क्या है, यहां से जुड़ गया ये सिग्मा फैक्टर के साथ। क्या है ये, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, ये क्या करेंगे, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जाएंगे और समझ लीजिए कहां पे जाएंगे, प्रोमोटर रीजन में जाएंगे, इस रीजन में जाएंगे और अपना काम करना शुरू करेंगे। तो ये कहां पे जाएंगे, जैसे इस तरीके से मैं दिखा देती हूं कि ये है हमारा ये, इस तरीके से मैंने बना लिया क्या, आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ में जुड़ गया है ये सिग्मा फैक्टर, जुड़ गया इसके साथ सिग्मा। ठीक है, किस रीजन में है ये दोनों, प्रोमोटर रीजन में। ये पी जो लिखा है प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट है। अब देखो प्रोमोटर रीजन को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, ये प्रोमोटर रीजन है, तो इसमें कुछ इस तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। तो यहां से इनिशिएशन करना इजी होता है, यहां से आसानी से ये मतलब खुल जाता है। ठीक है, आराम से खुल जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आराम से खुलने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से पहले इन दोनों ने क्या किया, बाइंड किया, किसने, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर ने प्रोमोटर रीजन में बाइंड कर लिया, किसके साथ, टेम्पलेट रीजन के साथ। ठीक है, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड के साथ ये बाइंड कर गए। अब यहां से क्या करेंगे, जो सिग्मा फैक्टर है, इस तरीके से बना लेती हूं, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा कि इसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, एक छोटा सा टुकड़ा बना देगा आरएनए का। तो हम बोलते हैं यहां से, जैसे 5 days से 3 days, ये क्या बना दिया, अलग कलर से बना देते हैं, जैसे यहां से बन गया ये एक
RNA 5 days to 3 days बना दिया। ओके, अब इतना बन गया, मतलब इनिशिएशन हो गया है, इन्होंने बाइंड किया। किसका होता है ट्रांसक्रिप्शन? इतना होता है। तो जैसे यहाँ से 5 days to 3 days इन्होंने बना दिया क्या? RNA बनना स्टार्ट हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है, आगे मैं दिखाती हूँ, जैसे सिग्मा फैक्टर होगा वो इसको छोड़ देगा, वो लीव कर जाएगा। ये प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड यहाँ पे आ गया है हमारा ये RNA पॉलीमरेज। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जो था ये जैसे कि हमारा है सिग्मा फैक्टर। ओके, ये हमारा लीव कर गया, यहां से आ गया है। कब आया? जब यहां पे RNA का छोटा सा टुकड़ा बन गया है। ठीक है, ये RNA का छोटा सा टुकड़ा बन गया 5 days to 3 days। अब क्या करेगा RNA पॉलीमरेज क्या करता है? इलोंगेशन करता है। तो इनिशिएशन समझ में आ गया। इनिशिएशन कौन करता है? एक बार बस स्टार्ट कर देता है बनाना, किसका? RNA को बनाना शुरू कर देता है। कौन? इसकी हेल्प से, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से RNA पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा, सेकंड स्टेप, इलोंगेशन। इलोंगेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा? RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आएगा और यहाँ पे ऐड करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आए और ये ऐड करता हुआ चला गया। ओके, इस तरीके से इसने किया इलोंगेशन। ठीक है, इसमें इलोंगेशन हो गया। अब क्या होगा? अब ये पहुंच गया यहाँ तक, टर्मिनेटर तक। अब टर्मिनेटर के पास जाएगा तो वो वहां पे क्या करेगा? इस रीजन में जाते ही स्टॉप, कुछ कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन, जिनको हम बोलेंगे बाद में पढ़ेंगे, जब कोडॉन पढ़ेंगे, कोडिंग उस टाइम पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटर रीजन में जाके ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप स्टॉप होने वाला नहीं है, इसको यहाँ पे भी क्या करना है? यहाँ पे भी एक फैक्टर काम में आएगा। तो थर्ड हमारा होगा, थर्ड क्या होगा? टर्मिनेशन, जिसके लिए हमें चाहिए क्या? एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, जिसका नाम है रो फैक्टर। इस तरीके से हम बना लेते हैं रो फैक्टर होगा, जो कि RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा। हम नीचे चलते हैं और इस तरीके से टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड यहां तक इसने RNA बना दिया है। ठीक है, अब पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ क्या ऐड होगा? ये हमारा क्या है? टर्मिनेशन रीजन में पहुंच चुके, तो यहाँ पे आ गया एक तो ये हमारा RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, समझ लेना, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। RNA पॉलीमरेज ये किसके साथ बाइंड करेगा? रो फैक्टर के साथ। तो एक रो फैक्टर भी हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा, जैसे इस तरीके से मैंने बना लिया कोई भी डिजाइन। ये आ गया हमारा रो फैक्टर आ गया। ओके, अब ये रो फैक्टर क्या करेगा? इसके साथ बाइंड करेगा एंड क्या काम करता है कि ये जो RNA जो बन रहा है, तो ये इस तरीके से सीधा नहीं होता है, एक्चुअल में ये बन के और कुछ इस तरीके से हो जाता है। जितना बनेगा वो इस तरीके से निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लटक गया है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से जो रो फैक्टर आया, तो इसने क्या किया? इन दोनों स्ट्रैंड्स को दूर कर दिया। कौन से स्ट्रैंड को? इसको और इसको, क्योंकि ये इसी स्ट्रैंड पे तो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको ब्रेक कर दिया, तो ये टूट गया। इस वजह से क्या होगा? ये जो हमारा RNA है, mRNA, ये लीव कर गया। उसके बाद क्या करेगा? RNA पॉलीमरेज भी लीव कर जाएगा एंड रो फैक्टर भी निकल जाएगा। और जो DNA जो कि हमने खोल रखा था, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, उसको भी तो बंद करना है। तो उसके बाद ऐसा होने के बाद रो फैक्टर भी क्या करेगा?
लीव कर जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा बन गया है, समझ में आया। और ये जो डीएनए है वो क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए टर्मिनेशन में क्या होता है? डीएनए क्लोज हो जाएगा। कब होता है? जब एमआरएनए लीव कर गया है, निकल गया है। ठीक है, नीचे आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है। साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है प्रोकैरियोट्स में ये सब। डीएनए को बंद कर दिया एंड उसके बाद रो फैक्टर बी एंड ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी लीव कर जाएंगे। ओके, इस तरीके से होता है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम इलोंगेशन कर रहे थे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमें कोई सबस्ट्रेट की भी तो जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी भी तो चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है वो हम देखते हैं। पहले आप इनको नोट कर लीजिए या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम कौन करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? तो सबस्ट्रेट मतलब जो एनर्जी दे, ठीक है, वो कौन होता है? जो बॉन्ड्स को तोड़े। तभी तो जैसे कि इनके बीच में बॉन्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड होंगे, तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करेगा? उनको तोड़ने का काम करता है क्या? देखो जैसे कि हमारे पास शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 3 ट्राइफॉस्फेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर हम इनको मिला के बोलते हैं तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट। तो जब ये दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मतलब ये टूटते हैं, फॉस्फेट निकलते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। वो किसमें काम में आती है? कि इन दोनों स्ट्रैंड को दूर करती है, इनके बीच में जैसे कि ए टी जी जो भी है, ठीक है, तो टी ए सी, इस तरीके से इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज में ली जाती है। ओके, एंड ये सब कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, बट इसको एनर्जी चाहिए, सबस्ट्रेट की जरूरत होती है, वो एनर्जी यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये एक मोनोफॉस्फेट बाद में बच जाता है। तो कहाँ से मिल रही? समझ में आ गया। इनके बीच ये जो बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक होते हैं, तो ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ए लगा देंगे तो हम क्या लिख देंगे? एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या हो गया? एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, ट्राइफॉस्फेट। इससे एनर्जी मिलेगी, इसके बॉन्ड टूटेंगे एंड एनर्जी मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? एटीपी, इसको लिख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से जीटीपी लिख सकते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सीटीपी एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि आरएनए, ओके, डीएनए की बात कर रहे हैं, सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड हो जाएगा हमारे पास थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, टीटीपी। ओके, इसमें जो ये शुगर होती है, ये कौन सी शुगर होती है? जब आरएनए बनता है तो उसमें कौन सी शुगर होती है? उसमें होती है डीऑक्सीराइबो शुगर। और जो डीएनए होता है उसमें कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबो शुगर। तो इसमें हम जो शुगर लेंगे वो कौन सी हो रही है? इसमें यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, इसका मतलब आप समझिए, ये जो राइबो शुगर है वो होती है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम डीएनए की बात करते हैं तो कौन काम में आता है? उसमें डीऑक्सी लगा देंगे इन सब के आगे, डीऑक्सी। जब हम डीएनए में सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो डीऑक्सी की बात करेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसकी साइट कहाँ पे होती है, ये सब कहाँ हो रहा है? प्रोकैरियोट्स में। तो देखिए, ये हम एक बड़ी सी सेल बना लेते हैं,
प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसका यहीं पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पड़ा हुआ है, डीएनए होता है, सर्कुलर सा डीएनए प्रेजेंट होता है इस तरीके से। अब ये डीएनए से ही यहाँ पे क्या बनता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड आरएनए बन जाता है। कौन सा, एमआरएनए, एमआरएनए ये बन गया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। ओके, ये क्या है, प्रोकैरियोट सेल है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें डायरेक्टली एमआरएनए ही बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद उसके अंदर हम सुधार करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कैसे होता है, मतलब किस तरीके से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो हम सबको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है। तो वही सारे इसमें भी क्या होंगे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में हमने देखा उसी तरीके से इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा एंड देन टर्मिनेशन होगा, ठीक है, इसी तरीके से होता है। एंड इसमें कुछ स्पेसिफिक है यूकैरियोट्स में। पहली बात तो एंजाइम्स अलग हैं, तो चलिए देख ही लेते हैं। पहले एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स में क्या होगा, एंजाइम्स में पॉलीमरेज आरएनए, पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। अब इसमें होता क्या है, आरएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसको बनाता है, वो किसमें हेल्प करता है, कौन से आरएनए को बनाने में, तो वो करता है राइबोसोमल आरएनए को बनाने में, ठीक है, आरआरएनए को बनाने में स्पेशली, ठीक है, आरआरएनए को। एंड ये जो पॉलीमरेज सेकंड है वो किसको बनाता है, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। एंड उसके बाद हम बात करें थर्ड जो कि है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो वो बनाता है टीआरएनए। तो आपको याद क्या रखना है, आरएचटी, यहाँ पे एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इनमें भी हमें और पार्ट देखने हैं, लेकिन इतना आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए कि जो पॉलीमरेज सेकंड है वो एचएनआरएनए बनाएगा, उसके बाद क्या उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। वो हम उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए बनता है फाइनली। कौन हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें और देख लेने हैं कि कौन कौन से आरएनए को ये बनाता है। तो इसमें आरएनए कौन कौन से हैं, 18S ये इसकी यूनिट होती है, 18S आरएनए एंड 5.8 मैंने बोला था S आरएनए एंड 28S आरएनए, ठीक है। मतलब 18, 5.8 एंड 28S आरएनए को बनाता है। S इनकी यूनिट है, स्विडबर्ग यूनिट, ओके। सेकंड ये दो ही बनाएगा, इनको याद रखने हैं। एंड उसके आगे और क्या याद रखना है आपको, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 5SR आरएनए, एक है SN आरएनए, इनको भी ये बनाता है। तो मेनली आपको ये याद रखने हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो कौन सा आरएनए बनाता है, आरआरएनए को बनाता है। मतलब आरआरएनए के काफ़ी सारे जो आरएनए हैं उनको बनाता है, बट मोस्टली आपको आरआरएनए याद रखना ही है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएनआरएनए एंड एमआरएनए को बनाता है। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को बनाता है, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे उनमें। इतना लेकिन आपको याद रखना है। तो आपको याद किस तरीके से करना है, राहत याद कर लीजिए, RHT शॉर्ट फॉर्म में राहत, ठीक है। राहत जब आप याद करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को याद रखिए एंड RHT को याद रखिए, तो आपको याद रहेगा। H याद हो गया तो mRNA उसके बाद बनना ही बनना है, ठीक है, याद रहेगा।
अब इसमें एंजाइम तो ये हो गए, प्रोसेस वही होता है, बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है। पहले क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होगा कि पहले जैसे ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, एंड इसमें ये क्या है, प्रोमोटर है, दिस इज टर्मिनेटर, एंड ये स्ट्रक्चरल जीन बच गई। तो 5 days एंड 3 days, 3 days एंड 5 days। ओके, तो इसमें ये हो गया हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, जिसके ऊपर क्या होता है 5 days एंड, प्रोमोटर के पास में जो 5 days एंड होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। एंड इससे जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। ये मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आपको याद रखना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसी में आपको एक स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेगा, वो हम समझ लेंगे अभी। तो देखो क्या होगा कि इसमें पहले वही होगा, इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन में वही रो फैक्टर काम में आएगा। रो फैक्टर किसके साथ बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ बाइंड करेगा एंड एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड वो जाके क्या करेगा, सॉरी रो फैक्टर नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये होगा सिग्मा फैक्टर। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में जाके अटैच हो जाएंगे। तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ, जैसे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसमें इसी तरीके से ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, एंड ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में आके इससे जुड़ गए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में देखा कि ये खुलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैंड बन जाएगा आरएनए का। उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर है वो लीव कर जाएगा, सिग्मा फैक्टर नीचे आ जाएगा, एंड उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो ही इलोंगेशन करता चला जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। इसमें कौन काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाए। किस डायरेक्शन में करेगा, 5 days से 3 days डायरेक्शन में। तो ये हमारा टेम्पलेट है, तो इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में ऐड करेगा। ठीक है, 5 days से 3 days डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा, ये मैंने बना लिया प्रोमोटर, टर्मिनेटर, एंड इस तरीके से ये आरएनए इलोंगेशन इसका हो गया है, इलोंगेशन हो गया है, इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन होने के बाद देखिए धीरे धीरे मतलब इलोंगेट होके नीचे निकलता रहता है। इलोंगेशन हो गया है, ये हमारा टेम्पलेट रीजन है, स्ट्रैंड, सॉरी टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कोडिंग। तो यहाँ से ये बनता हुआ निकल रहा है। अब पहुंच गए टर्मिनेटर रीजन पे। तो टर्मिनेटर रीजन पे क्या होगा, टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर आएगा, आपको पता है रो फैक्टर आएगा। तो यहाँ से मैं रो फैक्टर को ऐड कर देती हूँ, जो कि क्या करेगा, इनके बॉन्ड को कट कर देगा और इसको नीचे गिरा देगा। तो यहाँ पे ये जो आरएनए हमारा बना ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन जो बचा हुआ डीएनए है उसको बंद कर देंगे। सेम बिल्कुल प्रोकैरियोट्स का अगर आपने देखा है तो समझ में आ गया होगा। तो टर्मिनेशन में क्या कौन काम हेल्प कर रहा है, थर्ड टर्मिनेशन में रो फैक्टर काम कर रहा है। एंड ये क्या करेगा, रो फैक्टर इसको किसको बना रहा है, HNRNA। ये आपको याद रखना है, HNRNA बना है हमारा। क्या बना है ये, HNRNA। ओके, ये कौन मतलब यहाँ से टर्मिनेशन हो गया, मतलब इसको अलग कर दिया, ये छोड़ के यहाँ पे आ गया है।
क्लियर है, प्रोसेस बिल्कुल बंद हो गई है, एचएनआरएनए बन गया। अब क्या करना होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए को हम बेबी आरएनए भी बोल सकते हैं, नेसेंट आरएनए भी इसको बोलते हैं, ठीक है, नेसेंट आरएनए भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये आरएनए है, तो इसमें कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट होंगे जहां पे जिनकी वजह से क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है, जिनकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा। एमआरएनए का मेनली काम क्या होता है, एमआरएनए प्रोटीन को बनाता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को बना देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसमें कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट हैं एचएनआरएनए में, ऐसे रीजन प्रेजेंट हैं जो कि कोड नहीं करते, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन हो गया, ये नॉन कोडिंग रीजन हो गया। एंड ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या कर रहा है, कोडिंग हो गया एक तरीके से, जो कि कोड करेगा, ठीक है, ये कोड करेगा। तो ये जो रीजंस हैं जो कि नॉन कोडिंग है, जो किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाएंगे, एक तरीके से बेकार हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स, क्लियर है। एंड जो कोड करेंगे उनको हम बोलेंगे एक्सोन, एक्सोन्स, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोन्स हैं। एंड ये वाले रीजन क्या है, इंट्रॉन्स हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो एचएनआरएनए होता है उसमें नॉन कोडिंग एंड कोडिंग दोनों तरीके के ही रीजन होते हैं। नॉन कोडिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, एंड जो कोडिंग रीजन होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स। ओके, बाद में क्या होगा कि जब नॉन कोडिंग रीजन है तो वो बेकार है, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, तो उनको हटा देना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इसका जो आगे का प्रोसेस है, मतलब इस एचएनआरएनए से दिख रहा है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, एक तरीके से इसमें जो एक कुछ ऐड करेंगे, कुछ इसमें से निकाल देंगे, वो जो प्रोसेस होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने का जो एक प्रोसेस होगा उसको ही हम बोलेंगे प्रोसेस्ड आरएनए। इस आरएनए को बोलेंगे प्रोसेस्ड आरएनए, जो कि क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, ये एक्सोन्स ही प्रेजेंट होंगे, इंट्रॉन्स को निकाल देंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, कैसे हम एमआरएनए बनाते हैं, ठीक है। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, और इसको एक और दूसरा नाम क्या दिया गया है, एचएनआरएनए को इसको दूसरा नाम दिया गया है नेसेंट आरएनए, बेबी आरएनए, ठीक है, यहाँ से जो बन के निकला है उसको बोलते हैं बेबी आरएनए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसकी कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको इसमें सुधार कैसे लेके आते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा एचएनआरएनए, ओके, 5' 3' ओके। ये डबल स्टैंडर्ड मत समझिए इसको, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए, आपको ये रीजन दिखाने के लिए ऐसा बना रही हूँ। सिंगल स्टैंडर्ड तो होता है आरएनए, तो इसमें कुछ इस तरीके के रीजंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, एक्सोन्स, ये क्या है, इंट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना होगा हमें, ये देखिए इसकी जो एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए, इससे एमआरएनए बनाने के प्रोसेस में 3 हमें काम करने पड़ेंगे। ये भी क्या होगा, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। बस ये इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी सी है, आराम से समझ में आ जाएगी। एमआरएनए बनाने में क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके एमआरएनए बनेगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनेगा, जो कि क्या बनाएगा बाद में जाके, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं।
ठीक है, बहुत बेसिक मैं आपको बातें बता रही हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे, इसके ऊपर पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप कैपिंग, कि जो HNRNA है हम उसकी कैपिंग कर दें, उसको कैप बना दें एक तरीके से। कैप किसकी करेंगे, कैपिंग करेंगे हम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हम क्या करेंगे, कैपिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, गुआनोसिन यहाँ पे लगा हो, मतलब ये गुआनोसिन बन गया, गुआनिन लगा है, तो इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसकी हम क्या करेंगे, कैपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैपिंग कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। ये मैंने बनाया इस तरीके से, ये HNRNA, इसके ये जो वेस्ट पार्ट है वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे कैपिंग कर दी, किसकी, कैपिंग की हमने मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपकी बुक में दिखाया गया है। कैप की है गुआनोसिन, उसके नीचे लगाया है मिथाइल ऐसे लिख लेते हैं गुआनोसिन, उसके बाद ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट है, PPP। ओके, एंड मिथाइल M लिख देती हूँ। इस तरीके से मैंने लिख दिया, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया आपकी बुक में। तो ये कौन सा एंड है हमारा, 5' एंड। इसके 5' एंड पे हम क्या करेंगे, कैप बना देंगे। किसकी कैप होगी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी हमने क्या की, कैपिंग कर दी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, टेलिंग। किसी को सुंदर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें को हम इसकी टेल भी तो बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये तो कैपिंग की थी, यहाँ पे ये हो गई थी कैपिंग, 5' एंड है ये, इसके ऊपर ही कैपिंग की थी। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़े हैं एंड गुआनोसिन है, इसके ऊपर मिथाइल प्रेजेंट है। ओके, ये हो गई थी कैपिंग। अब हम क्या करेंगे, टेलिंग करेंगे। सेकंड प्रोसेस हमें उसकी टेल भी बनानी होगी, तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे टेल। अब ये जो टेल होगी बहुत लंबी बनानी है। क्या लगाना है इसके ऊपर, 200 से लेके 300 ए लगा देने हैं। क्या लगाने हैं, ए यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये मैं क्या बना रही हूँ, ए ए ए ए, इसको हम बोल रहे हैं एडिनाइलेट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, एडिनाइलेट हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इसकी टेल बना देंगे। समझ गए इस चीज को, कितने 200 to 300 एडिनाइलेट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगी, इसकी टेल बन गई है। अब देखो क्या करना है, अभी भी कुछ इसमें सुधार करना बाकी है। थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, ये सेकंड था, सॉरी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप होगा हमारा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का क्या होता है मतलब, देखिए स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको हम रिमूव कर दें, निकाल दें। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इन पार्ट्स को ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, हम खुद नहीं करेंगे, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। इस तरीके से पकड़ेंगे एंड इनको ऊपर उठाएंगे यहाँ से, इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा,
कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी जब हम इनको उठाएंगे तो, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी। इसी तरीके से ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स की हेल्प से करते हैं। अगर नाम याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं है। एक क्या बोलते हैं, किनकी हेल्प से करते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स, मतलब जो इनको काटने का काम करेगा, इनको निकालने का काम करेगा इंट्रोन्स को, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोन्स। किनकी हेल्प से कर रहे हैं, स्प्लाइसियोसोम्स की हेल्प से। अगर याद रहता है तो ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कैपिंग है, G, P, P एंड M। 5 डेज एंड पे, 3 डेज एंड पे हमारे पास टेलिंग हो चुकी थी। ये हो गई हमारी एडिनाइलेट की टेलिंग 200 to 300 एडिनाइलेट जोड़ दिए। अब फाइनली हम इनको रिमूव कर ही देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोसेस्ड आरएनए आ जाएगा। कौन सा आरएनए आ जाएगा, प्रोसेस्ड आरएनए। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक प्रोसेस्ड आरएनए। जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं वो निकल गए हैं, उसके बाद जो आरएनए बचा है उसको हमने बोल दिया प्रोसेस्ड आरएनए। ये 5 डेज, ये 3 डेज एंड पे हमने क्या की, टेलिंग की। 5 डेज एंड पे हमने कैपिंग की। ये आ गया हमारे पास प्रोसेस्ड आरएनए। इन सबको हमने, ये जो पार्ट्स बीच में जो अच्छे पार्ट्स थे उनको हमने जोड़ दिया है, ओके। जैसे ये पार्ट्स हैं इनके, इनको हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोसेस्ड आरएनए, जिसको हमने बोला mRNA, ओके। इसमें क्या नहीं है, इसमें इंट्रॉन्स नहीं है। इंट्रॉन्स, प्रोसेस्ड आरएनए कब बनता है, प्रोसेस्ड आरएनए आफ्टर, दिख रहा है आपको, आफ्टर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को निकालने के बाद क्या बनता है, प्रोसेस्ड आरएनए, जिसको हमने बोल दिया है mRNA। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। अब हम इनकी साइट को समझते हैं, लोकेशन कहाँ पे हो रहा है। अब ये जो आरएनए है ना, mRNA जो बन चुका है, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब तक ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था हमारे न्यूक्लियस में, जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में। तो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेते हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि ये सब कहाँ हो रहा है। तो देखिए, जैसे ये हमारी सेल है, यूकैरियोटिक सेल मैंने बना दी। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल, ओके। ये इसका साइटोप्लाज्म, ओके। इसमें ये होता है क्या, न्यूक्लियस। मैं थोड़ा बड़ा सा बना लेती हूं। ये मैं इस तरीके से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इसके पोर भी दिखाने हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स है क्या, ये हमारा न्यूक्लियस है, एक तरीके से न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। कितना होता है डीएनए, कितनी उसकी लेंथ होती है, 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में। उससे उन्होंने क्या बनाया, डीएनए से क्या बना था, एक छोटा सा टुकड़ा, जिसका हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमने क्या बना लिया था, यहाँ पे बनाया हमने HNRNA। क्या बनाया था, HNRNA, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। नेसेंट आरएनए, बेबी आरएनए जिसको हमने बोला, ओके। ये क्या है, HNRNA, HNRNA, राइट। अब HNRNA में हमने 3 काम किए, इसको प्रोसेस किया, मतलब प्रोसेस्ड आरएनए। उसके बाद हमें मिला, जो भी हमने कटिंग, जो भी कुछ किया, कैपिंग, टेलिंग, उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस्ड
RNA बनेगा, अब बनेगा, ये नहीं है। तो ये कौन सा बना, ये जैसे हमारा बन गया, किस तरीके से बना था, इसमें क्या थे, ये इस तरीके से सिर्फ इसमें एक्सोन बचे थे, इंट्रॉन्स नहीं थे, ये इसकी कैपिंग हो गई थी एंड देन टेलिंग हो गई थी। इसको हमने बोला प्रोसेस्ड RNA है ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, mRNA बन गया। अब ये जो हमारा RNA है ये आता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये mRNA इस तरीके से जो है वो आता है साइटोप्लाज्म में एंड यहाँ पे होती है क्या, ट्रांसलेशन, प्रोटीन्स यहीं पे बनती है, मतलब प्रोटीन बनेंगे बाद में, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई कि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, बट ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, मतलब mRNA बना कहाँ पे है, ये यहाँ पे बना है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आया है। साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस में सब कुछ हो जाता है। तो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में, एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल होती है वो सब कुछ उसका कहाँ पे होता है, उसका सब कुछ कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी प्रोकैरियोट्स में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोकैरियोट्स में क्या था कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो कपल्ड होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये मैं उस टाइम बताना भूल गई थी। जैसे ये क्या है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस तो है नहीं, ओके। तो ये इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट था, सर्कुलर सा डीएनए प्रेजेंट था। इससे क्या बना, इस तरीके से इसमें से जो प्रोसेसिंग होती है, इस तरीके से ये हमारा आरएनए बन गया था, mRNA। मतलब ये बनता जा रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गए हैं, राइबोसोम्स भी आ गए हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में। तो यहाँ पे इसकी प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाती है, यहाँ प्रोटीन भी बनने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, mRNA था ये, mRNA साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होते होते ही ट्रांसलेशन शुरू हो गई, मतलब प्रोटीन भी बनने लग गई। क्यों होता है ऐसा प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ये जो आरएनए बना है mRNA, ये बहुत ही कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसलिए ये आरएनए मतलब डीनेचर ना हो, मतलब खराब ना हो, उसलिए उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटीन तुरंत बनने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट प्रोटीन बनने लग जाती है। तो हम बोल सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड। कपल्ड का मतलब क्या है कि साथ साथ हो रही हैं, दोनों साथ में हो रही हैं। एक तो ये mRNA बनता चला जा रहा है, उसके साथ जितना बन गया उसका प्रोटीन भी बनने लग गया है। ठीक है, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोट में आपको पता चल गया कि mRNA पहले तो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन शुरू होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया होगा। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा इसके ऊपर। एक तो हम लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इन दोनों का ही हम एक अच्छा सा टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक फॉर वॉचिंग।